गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? माधव, यस आयुषी, सर। वंश, यस सर। ओके। दक्षिता, यस सर। देखिए, हम पिछले आई थिंक 7 महीने से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंट्स के रूल्स पढ़े, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। वहां पर हमने एक चीज के दो प्रभाव देखे, इफेक्ट देखे। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया। उसके बिहाफ पे हमने रूल्स ऑफ डेबिट के हिसाब से फिर हमने सबसे पहला काम किया जर्नल, यानी कि जो एंट्री, जिसे हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला, कि जो सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और क्रॉनिकल ऑर्डर में की जाती है उसे जर्नल बोलते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 1। राइट आयुषी? यस सर। हमने क्या करा? स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या सीखा? जर्नल। जैसे ही जर्नल खत्म हुई, जर्नल का जो आउटपुट है उसके बिहाफ पे, जर्नल के आउटपुट पे हिसाब से हमने दूसरा प्रोसेस शुरू किया, डेट इज कॉल्ड लेजर। फिर लेजर खत्म हुआ, लेजर के बाद तीसरा प्रोसेस शुरू हुआ, डेट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यस, अब हम इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपने फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। जैसा कि आप पूरे साल पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, आपको मार्कशीट मिलती है, आपको आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है। राइट माधव? यस सर। आप परीक्षा जाके देते हैं, परीक्षा पे फिर आंसर शीट चेक होती है, आंसर के हिसाब से आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। आपकी आंसर शीट के ऊपर जो आंसर सही होते हैं उस पर नंबर दिए जाते हैं आपको। अब यहां पर हमारा जो आंसर फाइनल रिजल्ट है, आंसर क्या है हमारा? ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अब हम आपका फाइनल, ये एक तरह की मेरी क्या है, ये मेरी आंसर शीट है एक तरह की। इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा? आपको नंबर दूंगा, आपका नंबर कैलकुलेट करूंगा, मैं आपका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। और इसके बाद जो प्रोसेस आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से मेरा अगला प्रोसेस शुरू होगा, डेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां पर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। डेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। राइट बेटा आयुषी? आयुषी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके माधव, आवाज आ रही है, शायद उसका सिस्टम हैंग हो गया है। यस सर, आ रही है। दक्षिता, यस सर। सचिन, रिधिमा, यस तो यस सर। ये क्या होगा? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये क्या होगा आपका? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर आपका जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी उसका प्रोसेस एंड हो जाएगा, क्योंकि हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। आयुषी, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। रिधिमा, यस सर। सचिन, आनंद। यस सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपके बिजनेस का फाइनल रिजल्ट निकालना। फाइनल रिजल्ट, बिजनेस हम किस लिए करते हैं? कमाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं करते हम। तो जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमने पूरे साल जितनी मेहनत मशक्कत करी उसका हमें एंड रिजल्ट क्या मिला, हमें बिजनेस ने हमें प्रॉफिट दिया या लॉस दिया, क्योंकि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो बिजनेस
ने मुझे क्या दिया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मुझे प्रॉफिट दिया या लॉस दिया, तो जो मैं प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन करूंगा, जिस स्टेटमेंट से कैलकुलेट करूंगा उस स्टेटमेंट को बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आ गई आयुषी? Yes, sir. सचिन समझ में आ रहा है? दक्षिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी कि जिसकी हेल्प से जिस स्टेटमेंट, जैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, इसी तरह मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बिजनेस की क्या बताएगा? परफॉर्मेंस बताएगा कि मेरी बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 11th क्लास में, वैसे मैं आपको बताता हूं 12th में आप सीखेंगे। यहां तो अभी हम बना रहे हैं प्रोप्राइटरशिप की, यहां पर 12th में मैं आपको बताता हूं प्रोप्राइटरशिप। हमने सिंगल ओनर, भी हमारा सिंगल ओनर है कि नहीं है आयुषी? Yes, sir. आपने बिजनेस स्टडी के अंदर 2 बिजनेस के और मोड पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एंड कंपनी। याद है? करा दिया मैम ने, या अभी चल रहा है, नहीं कर रहा अभी तक? आपने बीएसटी में पढ़ा है? एक होती है आपकी, आप Yes, sir, ये पढ़ा जो है। हम काम कर रहे हैं ये किसके कर रहे हैं? सिंगल ओनर के, प्रोप्राइटरशिप जिसे बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। वेरी गुड। 12th के अंदर जब आप आएंगे तो हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। फिर पार्टनरशिप के, जैसे हम कहते हैं ना, पहले विंडो आई, फिर विंडो 10 11 अपडेट होते जा रहे हैं। अब हम ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप बना, सोल प्रोप्राइटरशिप बना, फिर इंडिया में पार्टनरशिप बनी। पार्टनरशिप बनी 1932 के अंदर। अब जो पार्टनरशिप के अंदर कमियां थी, लिमिटेशन थी, उस कमी को दूर किया कंपनी एक्ट ने, कंपनी ने, जो 1956 में बना सबसे पहली बार। ये सन 2013 के अंदर पूरा कंपनी अकाउंट चेंज कर दिया गया। तो अब जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट है, एक्ट मतलब लॉ, एक्ट का मतलब होता है नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब जो नया कंपनी एक्ट है जो आप 12th में पढ़ेंगे वो है 2013। माधव समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. पार्टनरशिप अमेंड नहीं, पार्टनरशिप जो 1932 में जो लॉ बनाया गया, अभी तक हम उसी लॉ को द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या मतलब सर? ये आजादी से पहले बन गया था? हाँ बिल्कुल बन गया था। आजाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को, इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा, और इतना भी नहीं पता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, पर पार्टनरशिप एक्ट द इंडियन, उसका नाम ही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पहले इंग्लिश लॉ लगा करते थे। तो वहां पार्टनरशिप, अभी हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने आपको हम 11 में क्या क्या पढ़ाएंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहले को बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे को बोलते हैं बैलेंस शीट। माधव समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. इस चीजों को डिस्कस करने से पहले अब मैं, ये हमारी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनाक्षी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ये हमारी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तुषार। पर इन तीनों स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी पिक्चर की बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। मैं अपनी पिक्चर की बैकग्राउंड में लेके जाता हूं क्योंकि मुझे ये आपको रिकॉल कराना पड़ेगा। राइट? माधव समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। इसकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको पिक्चर की बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं, जो चीज हम सीख चुके हैं। आइए, आपको पता है बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये हमने बेसिक डेफिनेशन में किया था कि नहीं किया था? यस और नो किया था कि नहीं किया था? हाँ जी, ऑनलाइन वालों किया था? यस सर। मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए लेके जा रहा हूं कि हो सकता है, जैसे इस साल 30% सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया,
जिसमें एक चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अगले साल आपका ऐड ऑन हो जाएगा। और उसमें ये चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अभी हम प्रोप्राइटरशिप की बना रहे हैं, फिर पार्टनरशिप की बनाएंगे और फिर कंपनी की बनाएंगे। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, और उसके बेसिक जो आपको समझना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो वहां पर ये चीजें बहुत तंग करेंगी। फिर हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, वहां पर भी ये चीजें हमें तंग करेंगी। तो मैं आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करके चलूंगा। जैसे मैंने रेक्टिफिकेशन में, आई थिंक मैंने रेक्टिफिकेशन में बहुत टाइम दिया बेटा आयुषी, यस और नो? Yes, sir. और मैंने आपको बोला था कि कुछ आपने सवाल करने हैं, क्या आप लोगों ने किए प्रैक्टिस? मैं तो ये कहता हूं जिसने किए उसका भी भला, जिसने नहीं किए उसका भला, मेरी तरफ से भला, पर पेपर में क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा। तो आइए, सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सपेंडिचर में मैं मेजर मेजर एक्सपेंडिचर कहूंगा। एक एक्सपेंडिचर का नाम है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक का नाम था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरे का नाम था डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। था कि नहीं था? ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? और हमने 11th क्लास के अंदर स्टार्टिंग किया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर था जो जिस साल इनकर किया जाता था उस साल ही एग्जॉस्ट हो जाता है। जो जिस साल इनकर किया गया उस साल एग्जॉस्ट हो गया, मतलब यूज किया खत्म, यूज किया खत्म। यानी कि जो बिजनेस के आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने वेजेस दिया, ये एवरी मंथ अपने लेबर को दे रहे हो। रेंट दिया, वेरी गुड। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कह रहे हो आप। ये किस तरह के खर्चे थे? ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, इनकर हुए, यूज किया, खत्म हो गए। यस और नो? दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर थे जो इनकर वन टाइम हुए, पर उसकी जो एंजॉयमेंट थी वो ईयर टू ईयर थी। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इसकी डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो इनकर एक बार किए जाते हैं पर एंजॉय ईयर टू ईयर किए जाते हैं। डेट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट में परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, चुप हो जा, बोलो मत, मैं करा दूंगा। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर, आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, समझ में आ रहा है बेटा ये बात? अब एग्जामिनर इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ट्रांजैक्शन देगा और आपसे पूछेगा कि दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज आइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, बाकी के मुंह में जबान नहीं है, चलते हैं आगे। मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। बता रहे हैं डेफर्ड का जब टाइम आएगा, डेफर्ड वो था जिसमें दोनों के वो थे, फीचर्स थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो एक साल आपने कर दिया फिर उसको 5 साल में राइट ऑफ करा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, जिसमें कुछ पोर्शन आपका रेवेन्यू था और कुछ पोर्शन आपका, वो भी बताएंगे आपको, धीरे धीरे आपको उस लेवल पे लेकर जाएंगे।
आयुषी समझ आ रहा है बेटा ये? Yes. दक्षिता? Yes, sir. मीनाक्षी का लैपटॉप का कंप्यूटर लैपटॉप का वो खराब है, कैमरा तो जो नई कैमरा ऑन किया वो तो गए। मैं बार बार नहीं बार सर, बार मेरा माइक खराब हुआ था, वो ठीक है। ठीक कैमरा है। भी ठीक है, 1 मिनट में ऑन। तो भाई एक बार बताओ मेरे को, तुम्हें रोज क्या आवेदन पत्र दाखिल करना पड़ेगा? सर तबीयत खराब थी थोड़ी सी, इसलिए नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, मत करो। या तो मुझे बताओ ना, कोई वैलिड रीजन बताओ तो मैं एग्री करता हूँ। मैं कोई जल्लाद थोड़ी ना हूँ, ओके सर। या मैंने कसम खा रखी है कि जब तक कैमरा नहीं ऑन होगा। मुझे तो बस ये चाहिए, कोई जेन्युइन रीजन है तो मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भले की बात चाहता हूँ। पर जब मैं पूछता हूँ और मुझे जवाब नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा हो। जैसे कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बज रही है, पी, भैंस बोली जा रही है और बीन बजाया जा रहा है वो। आइए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर कि कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और कौन से खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपको ट्रेस आउट करना है। आपको ट्रांजेक्शन, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो फोन बजना शुरू हो गया। अब मैं फोन उठाऊंगा नहीं दक्षिता का कि भाई कैमरा नहीं ऑन हुआ, तो ये बात जो पहले समझ नहीं आ रही थी अब मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं। वीडियो देखेगी चुप करके वो। अब तो आइए, अब मैं आपको कुछ टिपिकल आपको ट्रांजेक्शन बताऊंगा जहां पर आपको ये सर्च आउट करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो सकता है। ये आपको 5 मार्कर का सवाल बन जाए, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास कोई और मोटिव नहीं है। और ये मेरे को समझाना इसलिए जरूरी है कि यहां से आपके अकाउंट्स के जो अगले साल के कॉन्सेप्ट है वो यहां से चालू हो जाएंगे। राइट? तो सिंपल तो आपको पता है कि सर परचेज ऑफ बिल्डिंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें आप अब नया क्या जोड़ रहे हो? आप इसके अंदर क्या नया सिखा रहे हो? आज हम क्या नया सीखेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके किताब में भी दिए हुए हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं ये कहता हूं, एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं। मैंने एक सेकंड हैंड कार ली। माधव सुन रहा है? यस सर। मैंने एक सेकंड हैंड कार ली, पर जब तक मैं उसे लेकर आया उससे पहले मैंने उसकी इंजन की ओवरऑलिंग कराई। एक पुरानी कार ली और उसका पूरा पूरा का पूरा उसको ओवरऑल करा लिया, सर्विस वर्विस जो उसमें कमी थी सब ठीक करा ली। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई हम एसेट खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, रिधिमा रिधिमा समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट परचेज करते हैं और उसके ऊपर हम कुछ ऐसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। आयुषी समझ आ गई? Yes, sir. मैंने जिससे कार खरीदी, मैंने मैकेनिक को दिखाई, उसने बोला 1 लाख रुपए की कार है। अब मैं भाई कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, मैं जिससे नॉर्मल अपनी कार ठीक कराता हूं, मैंने कहा एक बार मैं अपने मिस्त्री को दिखा दूं। स्वाभाविक बात है कि मैं मिस्त्री को दिखाऊंगा। आयुषी यस और नो? Yes. उसने मुझे कहा कि सर कार 1 लाख रुपए की ठीक है, पर इसका ना इंजन थोड़ा वीक है। अगर हम इंजन के अंदर कुछ काम करा लें, इसकी ओवरऑलिंग करा लें, तो ये जो गाड़ी आपकी 3 साल चलने की बजाय 5 साल और चल जाएगी। माधव समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब मैंने कोई खर्चा ऐसा किया, ओवरऑलिंग खर्चा ऐसा किया जिससे उस फिक्स एसेट्स की लाइफ बढ़ गई। एंड दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम कोई पुरानी सेकंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं और उसकी ओवरऑलिंग पे पैसा लगाते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, चाहे वो रिपेयर का नाम से ही क्यों ना हो,
आयुषी मैं सब लिखवाऊंगा बेटा आपको, पहले समझ लो आप। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब मशीन आपके यहाँ आ गई, और वैसे भी मैंने आपको याद है आपको एक चीज बोली थी, जब तक मशीन आपके इन हाउस ना आ जाए, वो मशीन इन हाउस आने के बाद जब तक वो घड़ घड़ करके चालू ना हो जाए, उसके सारे खर्चे उसी के माने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब मैंने रिधिमा से अगर मान लो कोई कार खरीदी और मैं उसकी डिलीवरी लेने से पहले उसे मिस्त्री के पास खड़ा करके आ गया, उसने उसकी इंजन की ओवरऑलिंग करी, तो बताओ दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. मैं अपने कॉन्सेप्ट से विचलित नहीं हो रहा हूं, हट नहीं रहा हूं। जो मैंने आपको सिखाया उससे मैं हट नहीं रहा हूं, मैं उसकी कॉन्ट्राडिक्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। अब कार मेरे घर आ गई, मैंने सेल्फ लगा के चालू करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। अब जो मैं उसकी रिपेयर कराऊंगा, मान लो उसमें पंचर हो गया, मान लीजिए मैं उसमें पंचर हो गया, मान लीजिए उसका टायर फट गया आगरा हाईवे के ऊपर, तो अब जो मैं खर्चा करूंगा वो खर्चा कौन सा होगा? नॉर्मल वियर एंड टियर होगा कि नहीं होगा? एंड दिस एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक नई बिल्डिंग खरीदी, नई बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराया, गृह प्रवेश करने से पहले मैंने नई बिल्डिंग खरीदी, नई बिल्डिंग में मैंने गृह प्रवेश किया, तो ये जो व्हाइट वॉश कराया नई बिल्डिंग के ऊपर, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयुषी समझ में आ गई? Yes. और जब मैंने उस घर में एंट्री ले ली तो हर साल मुझे व्हाइट वॉश कराना है अगर मेरा मन है तो, क्योंकि व्हाइट वॉश कराने का जो दिमाग खाती हैं वो औरतें खाती हैं, क्योंकि आप तो घर में रहते नहीं हो, मुझे 10 लोगों को दिखाना होता है मेरी किट्टी है, ये वो फलाना ढिमका, तो व्हाइट वॉश कराओ ना। शर्मा जी के घर में जाके देखो, एक दीवार हरी है तो एक पीली है, एक नीली है। हमारा क्या है, 10 साल से वही दीवारें देख रहे हैं हम। अच्छा भाई करा लेते हैं। तो और बिजनेस में अगर हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं और उसको जाने के बाद उसमें व्हाइट वॉश कराते हैं, डेट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कार लेने के बाद हमने पेट्रोल भरवाया, कार लेने के बाद हमने पंचर लगाया, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन में हो रहे हैं। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये सवाल आता है कि सेकंड हैंड मशीनरी को ओवरऑल कराया, दिस एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयुषी समझ आ रहा है बेटा? इनाक्षी? यस सर। पर जब हमने उस बिल्डिंग में एंट्री करी, बिल्डिंग व्हाइट वॉश करी हमने, नई बिल्डिंग की, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर हमारी एक बिल्डिंग थी जिसपे हमने नॉर्मल रिपेयर करी, दिस एक्सपेंडिचर इज कवर्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes. अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता है हम कोई भी काम खोलते हैं तो सरकार से उसका लाइसेंस लेना पड़ता नहीं पड़ता? लाइसेंस लेना पड़ता। मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता? Yes, sir. जैसे कंपनी के केस में आपने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर्टिफिकेट ऑफ Yes. इनकॉर्पोरेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि कंपनी का जन्म किस दिन होता है? जैसे मेरा जन्मदिन 3 जुलाई को होता है, तो कंपनी का जन्म कब होता है? जिस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी की जन्म तिथि होती है। आयुषी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बात? Yes. तो जो कंपनी जब कंपनी का जन्म हुआ उससे पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा, वो क्या फ्री फंड में बन गया होगा? पैसे नहीं लगे होंगे उसके जिसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर तो कंपनी पढ़ रखी है तो ये शब्दों का समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एनीवे अभी मैं इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि हमें मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की लाइसेंस चाहिए, तो मेरे को उस लाइसेंस की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? आयुषी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी?
माधव करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? पड़ेगी सर। तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक टाइम लाइसेंस ले लिया, एक बार ले लिया आपका, अब 18 साल के बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपकी 40 साल की उम्र तक का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये जो हमारे लाइसेंस बनते हैं ये हर साल रिन्यू होते हैं, ये हर साल रिन्यू होते हैं। तो जब हम फ्रेश लाइसेंस अप्लाई करते हैं और उसकी लाइसेंस की फीस देते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, फ्रेश लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जब हम हर साल उस लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं, द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर साल कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये 1-1 मार करके सवाल आने हैं आपको। माधव मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने नई बिल्डिंग ली, नई बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके पास बिल्डिंग थी, आपने उसमें व्हाइट वॉश कराया, आप उसमें रह रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर मैं आपको फेरबदल करता हूं, आपने एक पुरानी बिल्डिंग ली पर जाने से पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसमें व्हाइट वॉश कराया, तो इसका मतलब उसकी ओवरऑलिंग हो गई। आपने भी बिजनेस चालू नहीं किया उसमें। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माधव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। रिधिमा समझ आ रहा है? Yes, sir. तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैडम ने कराई है ये चीजें एक पीरियड में, तो है ही, तो एक पीरियड में खत्म होने वाली बात है कि भाई कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस नहीं पता। चलिए हम शुरू करें, काम शुरू करें। अब आपको सवाल करना शुरू करूं, अभी तो ट्रेडिंग शुरू नहीं कराया मैंने। आइए, हाँ जी, स्टाम्प पेपर पे लिख के दें। सबसे पहले देखिए, मैं इसी के ऊपर चीज बात कर रहा हूं, की टर्म्स इन द चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। 1 मार्कर का सवाल आता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट इंक्लूड ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। यही मैंने बताया आपको, यस और नो रिधिमा? Yes, sir. इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ नहीं बताया। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. माधव यस और नो? यस सर। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं अब आपको जो खर्चों की बात है पहले उसकी बात कर रहा हूं मैं। आ जाओ जरा, जो स्क्रीन पे आया है एक बार सभी जने इसे मनी मन में सबको दिख रहा है, रीड कर लीजिए आप। proper distinction between capital and revenue item with regard to expenditure, profit, receipts and losses, one of the important principle of accounting। हमने क्लियर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। if the distinction ignore, the result of bookkeeping will not be only inaccurate but false too। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे को जो प्रॉफिट जो है वो मतलब वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा हमारे को? इनएक्यूरेट मिलेगा, झूठा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है रिधिमा? Yes, sir. आप पढ़िए, लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल। फर्नीचर में बी परचेज एंड चार्ज टू परचेज अकाउंट, एडिशन में बी टू बिल्डिंग एंड द कॉस्ट देयर ऑफ चार्ज टू द रिपेयर अकाउंट, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने ये तो नहीं पढ़ा? हम जब एरर ऑफ प्रिंसिपल करेंगे तो बताइए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनेगी या गलत बनेगी? दीक्षिता, सही बनेगी या गलत बनेगी? एक बार दोबारा repeat करो, क्या करेंगे हम? मैं ये कह रहा हूं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, Yes, sir. हमने सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, Yes, sir. हमने रेक्टिफिकेशन एरर का चैप्टर कर लिया। Yes, sir. अगर हमने फर्नीचर परचेज कर दिया और उसे परचेज अकाउंट में डाल लिया तो ये हमने गलत किया जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
यस सर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या मेरी किताबें फॉल्स नहीं बन जाएंगी? हाँ सर, गलत बनेगी कि नहीं बनेगी? सर। बेसिकली आपने जो परचेज ऑफ फर्नीचर किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि नहीं था? यस सर। और आपने उसे रिपेयर बना के क्या कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया। यस तो सर। आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल करा। यस सर। बट अगर आपने उसे रेक्टिफाई नहीं करा तो इसका मतलब आपने जब रेक्टिफाई कर लिया तो इसका मतलब आपकी बुक सही हो गई। तो वो यस क्या हो सर। जाएगी? अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो इनएक्यूरेट और फॉल्स दोनों हो जाएगी वो। तो यहां पर इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आती है वो अलग से बताऊंगा। पहले ये तो सर्च कर ले कि ये एक्सपेंस है क्या। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस। आप सिर्फ यहां तक पढ़ लीजिए जरा। आप जरा यहां तक पढ़ लीजिए, सिर्फ अभी इतना पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लिया आपने, इतनी जितनी मैंने आपको स्टेटमेंट बोली है इतनी स्टेटमेंट समझ में आ गई बेटा माधव? यस सर। मैं अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू नहीं करा रहा, मैं तो आपको बिगनिंग में लेके जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इसका रोल Okay. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आएगा आप मुझे खुद बताएंगे। आपको मैं बता दूंगा, आप कहोगे हाँ सर अब तो फटाफट हो रहा है, फटाफट हो रहा है, चुटकियों में हो रहा है आंसर मेरा। समझ में आ गया? अब आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एक बार खरीदा, एंजॉय बार बार करा, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि नहीं बोलते? द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट फुल्ली कंज्यूम इन वन पीरियड। मैंने अपनी कंपनी के लिए एसी खरीदा, वन टाइम एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने रिधिमा। यस सर। पर अगले कुछ सालों तक मैं उसकी ठंडी हवा खाता रहूंगा। हा हा हा, क्या मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। जैसे मेरे यहाँ के, आप तो ऑनलाइन बैठे हो, अपने घरों के एसी में बैठे हो। मेरे सेंटर में जो एसी लगा हुआ है, इस साल एक 12th की स्टूडेंट आई, कह रही सर आपने कौन सा एसी लिया हुआ है, बहुत ठंडा करता है आपका रूम, ये क्लासरूम हमारा बहुत ठंडा हो जाता है। उसकी मम्मी का फोन आ गया, सर मेरी बेटी बड़ी खुश हुई कि सर आपको हमने तो एसी चेंज करना है, हिताची का लूं या कौन सा लूं, आपने कौन सा एसी लगा रखा है, मेरी बेटी को तो ठंड लगने लग गई। मैंने कहा मैडम मैंने 2 टन का एसी लगा रखा है। तो बताओ पिछले 4 साल से जब मैंने 2 टन का एसी लगाया, खर्चा तो एक बार करा, ठंडी हवा तो मैं 4 साल से खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं? तो दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके पापा ने गाड़ी ली, मर्सिडीज ली, मैं तो कहता हूं आपके पापा मर्सिडीज ले, मर्सिडीज में घूमोगे हैं। जो पीने वाले हैं वो कहते हैं सर मर्सिडीज के अंदर गिलास रखा हो, स्पीड ब्रेकर आए, गिलास में पानी झलकता नहीं है। रोल्स रॉय है वो? अच्छा रोल्स रॉय होगी भाई, अभी हमने तो देखी ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, 9 करोड़ की है तो जो अगर शराब का पैग उसमें नहीं गिर रहा है तो 9 करोड़ उसके वाजिब है भाई। कोई नहीं नहीं, हाथ में नहीं पकड़नी भाई। मैंने विस्की का पैक बनाया और उसके ऊपर रख दिया, स्पीड ब्रेकर आया पर छलका नहीं, तो 9 करोड़ उस बात के तो हैं। और दोस्त को बोलूंगा देखा तू बैठा रोल्स रॉय में, मजाल है कि एक बूंद भी गिर गई हो बाहर। और यहाँ जो हमारी गाड़ियां होती हैं इसमें पानी अगर चलते चलते पी लिया और ब्रेक मार दी तो बंदा, पानी तो बाहर क्या आता, बंदा ही शीशे से बाहर हो जाता है। जैसे फिल्मों में होता है, इमरजेंसी ब्रेक लगी। हाँ जो सर्विस कराएंगे वो रेवेन्यू है, पर जो एसी एक बार खरीद लिया मैंने वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब समझ में आ गई मुद्दे की बात? राइट, सिंपल सी बात है। जो तेरी शादी हुई तो शादी में जो माँ बाप ने खर्चा किया, लोगों को खाना खिलाया है, पार्टियां करी, शगन करा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है वो। क्यों तू हर साल बीवी को 20,000 रुपए हर महीने के देगा नहीं देगा? मेंटेनेंस कॉस्ट। शादी से कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर हुआ। अब तेरी और तेरे माँ बाप की सेवा जिंदगी भर करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, और तू उसे 20,000 रुपए 25,000 रुपए जो तेरे साथ डिसाइड करेगी, मुझे नहीं पता, 1 तारीख को 25,000 रुपए मिलने चाहिए।
नहीं तो तुम्हारी माँ को रोटी नहीं मिलेगी शाम को, तो तू मजबूरी में देगा 25,000 रुपये उसे। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया तेरा? मेंटेनेंस को रनिंग हो गई, हर महीने मांगेगी, तो वो रिवेन्यू हो गया कि नहीं हो गया? फिर कितनी जल्दी समझ में आ रहा है ऐसे समझाने से। तो इसको शादी में खर्चा तो ये तो नहीं है बार बार तू बैंड वाले बुलाएगा, पी दोस्त भी गाना गाएंगे, शादियों में गाना गाएंगे, दारू पियेंगे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक ही बार होगा ना ये, अनलेस अंटिल तेरा तलाक ना हो। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई। जो एक्सपेंडिचर एक बार किया, तूने एसी लगाया घर में, ऑफिस में एसी लगाया, ठंडी हवा आ रही है, अगले 4 साल 5 साल तक तू एसी की हवा खा रहा है, तो खर्चा तूने एक बार किया। बट हाँ, जो तेरा एसी हर साल सर्विस मांग रहा है, दैट इज योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई? आइए, पहला क्या था? फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नॉट फॉर रीसेल, दैट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेचने के लिए नहीं होती। मतलब मैं आपको जो सबसे पहली क्लास थी, दूसरी या तीसरी क्लास में बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं मैं आपको डिटेल में। जिन्होंने उस वक्त नहीं करा आप कर लेंगे। रिधिमा, आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. क्योंकि इसके ऊपर 5 नंबर का सवाल आना है, 5 नंबर, 5। और एसएफएस वालों तुम्हारे तो आना ही आना है, डीपीएस वालों तुम्हारा तो आना ही आना है, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है। उसे पेपर का वेटेज बढ़ाना है तो वो इस तरह के क्वेश्चन डालेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो पहली बात समझ में आ गई। ये वाले कौन से एक्सपेंसिव है? द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी फॉर द टाइम ऑफ एसेट रेडी फॉर द यूज, पुट टू यूज। जब मैंने बोला था एक आपने लुधियाना से मशीन खरीदी, अब लुधियाना से मशीन खरीदी, अपने कंधों पे तो लेके आओगे नहीं, वहां से ट्रक में अपलोड कराओगे तो लोडिंग चार्ज लगे वहां पर, फिर वहां वो लोडिंग चार्ज करके वो गाड़ी में आ रही है, दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद आपने बॉर्डर पे जिसे बोलते हैं ऑक्ट्राई ड्यूटी चुंगी कर भी दिया, वो भी दिया। फिर आपके यहाँ वो बवाना या नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में या मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि दिल्ली के अंदर मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां आ गई। फिर आपने लेबर मंगाई, गाड़ी से मशीनरी उतारी, अंदर करी, अनलोडिंग चार्जेस दिए। फिर उसके बाद वो मशीन फैक्ट्री के अंदर आ गई। अब उसको प्लग एंड प्ले करना है, जैसे आप कहते हो प्लग एंड, अपना प्ले स्टेशन लेके आए तो प्ले स्टेशन लेके आए, उसे प्लग एंड प्ले भी तो करोगे कि नहीं करोगे? अब मान लो तुम्हारा वो लंदन से आया, मान लो तुम्हारा प्ले स्टेशन, अब तुम्हें पता लंदन वाले जो भी है वो 110 वोल्ट यूज करते हैं और यहाँ कितना चलता है? 220 वोल्ट। तो उसकी इंस्टॉलेशन कराओगे कि नहीं कराओगे? उसका फ्रंट स्विच चेंज करोगे कि नहीं करोगे? उसके बाद मजे लोगे, पबजी खेलोगे, टी अरे ओ तेरा मार दिया मैंने, मार दिया। तो जब तक मशीन आपकी घड़ करके चालू ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे कौन से माने जाएंगे? उस खर्चे, उस फिक्स एसेट के माने जाएंगे। उसकी कैपिटल की कॉस्ट में, उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड कर जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। बन गया कि नहीं बन गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था तभी तो बना। देखो मैं आपको सारा रिकॉल कराऊंगा। सर इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आपको खुद पता लगेगा कि मैथ में टाइम इतना क्यों खराब कर रहा हूं, और आगे वाले टाइम में भी खराब करूंगा। पर 12th में मेरे को टाइम खराब नहीं करने की, आप फटाफट क्वेश्चन निकालोगे। बताओ यहां तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इवन मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, आयुषी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। Yes. उस बिल्डिंग को खरीदी मैंने ब्रोकरेज दिया, मैंने ब्रोकरेज दिया कि नहीं दिया? कमीशन एजेंट दी, कमीशन दी कि नहीं दी ब्रोकर को? Yes, sir. फिर मेरे पेपर भी बने होंगे, पेपर में जिसमें ऑनरशिप टाइटल ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. दक्षिता, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो जो मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग में गृह प्रवेश करने से पहले मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई, मैंने स्टैंप ड्यूटी पे करी गवर्नमेंट को, मैंने एडवोकेट की फीस दी, वो सारी की सारी उस बिल्डिंग की कॉस्ट मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब यहां देखो, ये लिखो, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग परचेज इंक्लूड प्राइस पेड टू द सेलर, कमीशन एंड लीगल चार्जेस एक्स्ट्रा।
द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लांट इंक्लूड परचेज प्राइस, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज, कार्टेज, इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैंने वही बोला ना, सिंपल बात में जब तक मशीन घड़ करके चालू नहीं हो जाएगी तो सारे खर्चे वो कौन से माने जाएंगे? मशीन के खर्चे माने जाएंगे, और मशीन के खर्चे माने जाएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया? रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। श्रेया समझ आ गया? ये हो गया पहला। अब आ जाओ, फॉर इंप्रूविंग एंड एक्सटेंडिंग द फिक्स एसेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन। मान लो मेरी बिल्डिंग 1 मंजिल की बनी हुई थी फैक्ट्री की, मैंने 1 मंजिल और चढ़ा दी, बना दी। आयुषी समझ आ रहा है? यस। माधव समझ आ रहा है? मेरे पास एक बिल्डिंग थी, Yes, sir. वो ग्राउंड फ्लोर बनी हुई थी, मैंने उसमें फर्स्ट फ्लोर और बना दिया। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये मत कहना सर मेरे पास एक कार थी, उसमें मारुति थी, मैंने रोल्स रॉय का इंजन लगा दिया, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि मुझे पता तुम ये बकवास करोगे कि सर कार में मैंने 2 इंजन लगा दिए, सर 4 टायर थे मैंने 6 लगा दिए टायर, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? तुम अगर ये बोलोगे कि मैंने 4 की जगह 6 टायर लगा दिए तो मैं 2 झापड़ की तरह 4 झापड़ मार दूंगा तुम्हारे। फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि 6 टायर वाली टायर गाड़ी कितनी आवाज करती है, कान के नीचे सुन्न हो जाएगा। ऐसे करोगे सर वो 6 कार वाली ना इतनी तेज आवाज आई, इतनी तेज भागी कि मेरे कान भी सुन्न हो गए मेरे। तो अगर हमने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग चढ़ा दी, फ्लोर बना दिया, दैट इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार का इंजन था, कार का इंजन आपने ओवरऑल करा लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इंप्रूविंग, एक्सटेंडिंग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन ऑफ मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनी अदर इंप्रूवमेंट टू देम, जिससे क्या हो जाए, उसकी लाइफ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर आपने कोई ऐसी एसेट में खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। अगर देखा जाए, एक मजाक वाली बात है, मेरे को कोविड हो गया था, कोविड के टाइम पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उन दिनों में तो हालात ये हो गई थी कि पता नहीं जो हॉस्पिटल गया वो वापस आएगा ही नहीं कि नहीं आएगा, था कि नहीं था। मेरे से हॉस्पिटल वालों ने 1.5 लाख रुपए का बिल चार्ज कर लिया। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरी लाइफ बढ़ गई। हालांकि लाइफ तो हो सकता है, बंदे की लाइफ तो भाई अगले दिन बंदा मर जाए, खड़े खड़े गिर जाए, तो अकाउंटिंग में से क्या बोलेंगे, ये 10 लाख 1.5 लाख रुपया उन्होंने चार्ज करा, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सर आपकी लाइफ बढ़ गई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चलिए आगे। फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मेरे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई बिजनेस की, वो भी कौन से खर्चे होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमने कर लिया है, फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स ये तो हमने कर लिया है। ये अब मैं आपको सवाल कराता हूं इसके ऊपर। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 4 नंबर में ये भी आ सकता है, इसके ऊपर थ्योरी आ सकती है आपकी। ग्रुप में किसी के पास भाई एप्पल का फोन है, हमारे पास तो घटिया फोन है, कैमरा भी अच्छा नहीं है उसका। अगले साल फीस बढ़ाऊंगा तो नया कैमरा, नया फोन लूंगा i14, जब तक तो i15 आ जाएगा, है ना। 5,000 फीस बढ़ाऊंगा तो i14 के पैसे बारों बार आ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तू मेरे को भेज दे भाई, हाँ तो एडमिन ही तो भेजेगा मैसेज, तू मुझे भेज दे, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। वो तो तुम्हें तो जानबूझ के किया गया कि तुम्हें हटाया गया, नहीं तो तुम बकवासबाजी करने लगे थे। 12वीं के बच्चे तो शेरो शायरी करने लग गए थे। तो भाई एक बार बता, हमने नहीं करा तो इससे पहले कि मेरे और तुम चांटे मारो, मैं पहले को संभल गया, नहीं संभल गया? जरा इसको रीड कर लो आप जरा। ये देखिए आपके पास चला गया ये।
आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धिमा समझ ले लिया बेटा, ये मैंने भेज दिया, पढ़ लेना इसको। ये Yes, sir. दक्षिता पढ़ लोगे ना? Yes, sir. अब आ जाओ, ये देखिए ऐसा सवाल आएगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 1। सवाल को पढ़ो और बताओ, और नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। देखो आपको किसी में कोई कंफ्यूजन है तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। देखिए कस्टम ड्यूटी, मैंने चाइना से मशीन मंगाई तो मैंने आपको क्या बोला कि जब तक मशीन घड़ करके चालू नहीं हो जाए तब तक वो मशीन के खर्चे माने जाएंगे। रिधिमा, Yes, sir. माधव माने जाएंगे, Yes, sir. मीनाक्षी माने जाएंगे। Yes, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया? yes, sir. नोट भी करते जाओ कॉपी में अपनी, अब करते जाओ जरा, ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लो इसका। कोई अगर एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो मेरे से पूछना। दर्श, तुषार समझ आ रहा है? बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं तुम्हारे को। त्यागी जी, वेजेस पेड ऑन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीनरी, कैपिटल नहीं होगा? वेजेस पे किया पर मैंने क्या बोला, जब तक मशीन घड़ करके चालू ना हो जाए। या साला एक बार को 100 बार सुन लो फिर भी कह रहे हो रेवेन्यू है, वेजेस है। किसके लिए दिया है? मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए दिया कि नहीं दिया? इसके बाद अगर तू वेजेस पे करेगा, रिपेयर पे करेगा, वो तेरी रेवेन्यू होगी। कुणाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरीन साहब, सुहाना, समझ आ रहा है? रिधिमा, इसमें किसी में कोई डाउट बता इन पांचों एग्जांपल्स में? No, sir. कॉपी करो इसे, इसका आंसर भी देखो। सुहाना, आपके यहाँ शुरू हो गया चैप्टर? ये कराया मैम ने? पता ही नहीं, हम देखते नहीं है सर, टीचर का कौन सुनता है। आपके यहाँ कराया बेटा आयुषी? सर अभी टीचर स्टार्ट करेंगे बट ये एग्जाम में आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। दक्षिता, आपके यहाँ शुरू कर दिया मैम ने? यस सर, अभी 2 ही क्लासेस ली हैं और अभी सब थ्योरी करवाई, अभी प्रैक्टिकल नहीं कर। ये वाला भी तो बताया ही होगा। हाँ, यही सब बता रहा हूँ। समझ आ गया भाई साहब आपको? सचदेवा साहब, अगर अगली क्लास में लेट हो गए तो बाहर खड़े हो जाओगे, या 7 वाली क्लास में ऑनलाइन क्लास लोगे, अंदर नहीं घुसोगे। मैं 6-5 पे लॉक कर दूंगा शीशे वाला दरवाजा। क्या तेरे को देख के ट्रैफिक अपने आप भर जाता है कि आ गया सचदेवा साहब आ रहे हैं क्लास लेने के लिए? सड़कों पे गाड़ियां निकाल दो सारे जने, सचदेवा साहब आ रहे हैं क्लास लेने के लिए। हैं? नहीं, आज क्यों लेट हुआ है?
क्या अच्छा हुआ था? तेरा पेपर में आर्टिकल आया है? वाह जी वाह, तभी लेके आया है। तो हम इसकी फोटो खींच के भेजेंगे ग्रुप पे। कहाँ है तेरा आर्टिकल? किस चीज के ऊपर आर्टिकल है तेरा ये? क्योंकि इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है। अनएक्सप्लोर, ये तो यार कोई पुरातत्व विभाग वाले हैं ये, है ना? चल मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे डालूंगा ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि आर्यन सचदेवा साहब इसलिए लेट हो गए कि इनका एनडीटीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे कि आपका आर्टिकल छपा है, तो वहां सभी फूल मालाएं लेके स्वागत कर रहे थे। कॉपी कर लिया बेटा माधव, समझ आ रहा है? Yes, sir. इतना हो गया बेटा, ये रिधिमा हो गया ये। Yes, sir. अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाता हूं इसके ऊपर जो पेपर के एग्जामिनेशन पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखो, इसके बाद लिखो कॉस्ट ऑफ यार बात नहीं इधर पढ़ो, इधर देखो। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हो सकता है किसी के एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बट रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये भी हमने डिस्कस किया कि नहीं किया रिधिमा? यस और नो? Yes, sir. कि भाई हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी तो कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कमीशन जो पेड करी उसके ऊपर प्लस जो हमने लीगल चार्जेस दिए उसके ऊपर, लीगल चार्जेस जस्ट लाइक स्टैंप ड्यूटी पे करी, वकील को फीस दी, मतलब लीगल चार्जेस मतलब स्टैंप ड्यूटी प्लस एडवोकेट फीस, ये सारे किस में आ जाएंगे? लीगल चार्जेस में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? दक्षिता बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? इनाक्षी कोई डाउट? No, sir. क्योंकि बेटा जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें इतना डिटेल में इसलिए नहीं गया था कि मुझे इतना अनुभव हो चुका था कि भाई जितना मर्जी करा लो, बच्चों ने कोविड के टाइम में पढ़ना तो नहीं, मारनी तो नकल ही है, तो मैं इतना दिमाग क्यों खराब करूं? आ गया समझ में? आ गया बेटा ये? आयुषी समझ आ गया? Yes. दक्षिता कोई डाउट? No, sir.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।